पिछली क्लास में हमने देखा कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट और रिबेट क्या होती है। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट। ट्रेड, कैश और रिबेट देख ली और हमने क्वेश्चन नंबर 56 तक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 56 तक हमने कवर कर लिया था। अब पॉइंट नंबर 19 से देखो। पॉइंट नंबर 19 में हमें देखना है अकाउंटिंग फॉर बैड डेप्ट एंड बैड डेप्ट रिकवर्ड। बैड डेप्ट हमारा यहाँ पर बैड का मतलब जो पैसा मर चुका है, और किसका पैसा? डेप्ट। डेप्ट यानी कि डेटर का पैसा। जो डेटर अब इंसॉल्वेंट हो चुका है, यानी कि अब पैसा चुकाने के लायक नहीं है, उसको हम बोल देते हैं बैड डेप्ट। ये हमारे बैड डेप्ट होगा, ये पैसा हमारा अब कभी नहीं आएगा। पर कभी कभार क्या होता है, कुछ पैसा हमारा रिकवर हो जाता है या पूरा पैसा ही रिकवर हो जाता है, तो उसको बोल देते हैं बैड डेप्ट रिकवर्ड। ठीक है, कुछ पैसा हमारा आ जाता है, जब पूरा पैसा अगर आ जाता है, जो भी जितना भी आ जाता है, मान लो 1 लाख डूब गया, उसमें से 50,000 आ गया, 90,000 आ गया, या फिर 2,000 रुपये आए, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेप्ट रिकवर्ड, उस अमाउंट को। तो सबसे पहले इसमें ए पॉइंट देखते हैं, व्हेन बैड डेप्ट हैपन, यानी कि जब बैड डेप्ट होता है, जब हमारा पैसा डूबता है, तब हमें कौन सी जर्नल एंट्री पास करनी होती है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर। बैड डेप्ट को हमने डेबिट इसलिए करा क्योंकि ये हमारा खर्चा हो जाता है, लॉस हो जाता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, तो एक तरीके से लॉस है, ये एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस जब होगा तो हमारा होगा डेबिट। ठीक है, एक्सपेंस से ज़्यादा अच्छा टर्म इसके लिए लॉस है। ठीक है, टू डेटर। डेटर यानी कि अब वो डेटर नहीं रहा, अब वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब जो पैसा उससे आना था, अब वो डेटर हमारा मतलब ख़त्म हो गया। जब भी डेटर हमारा क्रिएट होता है तो डेबिट होता है, जब ख़त्म हो रहा होता है, कम हो रहा होता है, तो हमारा क्रेडिट कर देते हैं हम उसको। ठीक है, बैड डेप्ट टू डेटर। और व्हेन बैड डेप्ट रिकवर्ड फुल अमाउंट, जब बैड डेप्ट रिकवर्ड होता है, पूरा का पूरा अमाउंट रिकवर्ड होता है। सपोज करो बैड डेप्ट हुआ 10,000 का, ठीक है, और 10,000 का ही डेटर अब हमारा ख़त्म कर देते हैं हम, और 10,000 का लॉस हो गया। ठीक है, तो अब जब हम ये हमको 10,000 रुपये आगे जाके पूरे के पूरे रिकवर होते हैं, तो हम लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड, यानी कि हमारा एसेट आ गया कैश या बैंक, और रेवेन्यू हो गया हमारा बैड डेप्ट रिकवर्ड के रूप में, हमारा रेवेन्यू हो गया। हम ये मानते हैं। ये जब हमको एंट्री पास करनी है, जब हमारा पूरा का पूरा अमाउंट रिकवर्ड हो रहा हो, जो पैसा हमारा डूब चुका था ऑलरेडी, अब पूरा का पूरा हमें मिल गया है। ठीक है, 10,000 में से मान लो हमने एक एग्जांपल लिया था, 10,000 रुपये हमारे डूब गए थे पहले, फिर हमें पूरे के पूरे 10,000 मिल गए, 10,000 एंड 10,000। लेकिन कई बार क्या होता है, व्हेन बैड डेप्ट हैपन, कि बैड डेप्ट हुआ एंड सम अमाउंट इज रिकवर्ड, कुछ ही अमाउंट उससे हमें वापस आया, पार्सल अमाउंट। ठीक है, तो जितना आया, सपोज करो 7,000 रुपये आ गया, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, 7,000 रुपये रिकवर्ड हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट 3,000 रुपये नहीं आया, तो वो 3,000 रुपये अभी भी लॉस है, तो लॉस है तो अभी भी उसे डेबिट में रखो टू डेटर। डेटर हमारा चला गया जो कि था हमारा 10,000 का। एक एग्जांपल है, हाइपोथेटिकल, एक मैंने वो फिगर ले रखा है। जब पूरा अमाउंट आ जाएगा कैश टू बैड डेप्ट रिकवर्ड, अगर हाफ पार्सल अमाउंट आएगा तो कैश बैड डेप्ट टू डेटर, और जब बैड डेप्ट हैपन होगा तो बैड डेप्ट टू डेटर तो है ही, बैड डेप्ट टू डेटर। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना 20 पॉइंट नंबर 20, ड्राइंग्स बाय प्रोप्राइटर। जब प्रोप्राइटर यानी कि ओनर जो होता है ड्राइंग्स करता है,
तो कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, जब वो कैश निकालता है तो उसको हम बोलेंगे ड्रॉइंग्स टू कैश। ड्रॉइंग्स एक तरीके से हमारा कैपिटल को कम करता है, तो यहाँ कैपिटल कम हो रही है तो डेबिट होएगी, इसलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू। और कैश हमारा जा रहा है, बैंक हमारा कम हो रहा है तो हमारा एसेट कम हो रहा है, तो इसलिए क्रेडिट। ड्रॉइंग्स टू कैश या ड्रॉइंग्स टू बैंक। लेकिन कई बार वो पैसों की जगह गुड्स को निकाल लेता है। मान लो कोई भी सामान का बिजनेस है, उस सामान को पर्सनल यूज में ले लेता है। मान लो उसका मोबाइल का बिजनेस है, पर एक मोबाइल उसने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, ठीक है। वैसे तो जो मोबाइल है उसके लिए वो तो गुड्स है उसके शॉप के लिए। ऐसे ही तो इसके लिए जब गुड्स निकालेगा तो हम करेंगे ड्रॉइंग्स टू परचेज, यानी कि ड्रॉइंग्स से कैपिटल कम हो रही है तो डेबिट टू परचेज। परचेज हमारा यहाँ वो कम हो रहा है। जो परचेज नाम का हमने एक्सपेंस कर रखा था ना, और जब परचेज नाम का एक्सपेंस होता है तो डेबिट होता है, पर उसी परचेज को हम अगर कम कर लेंगे अपनी ड्राइंग्स के थ्रू तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे ड्राइंग्स टू परचेज जब वो गुड्स निकालेगा। ये माना जाता है जब गुड्स हमें छोड़ के चले जाते हैं तो वो क्रेडिट हो जाता है परचेज अकाउंट हमारा, ठीक है। तो इस केस में हमारा परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्योंकि गुड्स हमें छोड़ के जा रहे हैं, चाहे वो वजह कोई भी हो। अभी तो यहाँ मैंने ड्राइंग्स की वजह बताई कि ड्राइंग्स कर ली तो गुड्स हमारे को छोड़ के चलेगा ड्राइंग्स की वजह से, तो ड्राइंग्स टू परचेज। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे गुड्स हमारे को और भी कई वजह से छोड़ के जाते हैं, और वो क्या क्या वजह है वो देखते हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 21 में कवर है गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, पॉइंट नंबर 1 इसमें, फ्री सैंपल पॉइंट नंबर 2, और यूज्ड इन मेकिंग एन एसेट पॉइंट नंबर 3। तो चैरिटी टू परचेज, फ्री सैंपल टू परचेज, एसेट टू परचेज, इन सारे ही हमें गुड्स हमें छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाला जा रहा है ड्राइंग्स टू परचेज। यहाँ चैरिटी टू परचेज, अगर चैरिटी के लिए गुड्स को निकाला जा रहा है, चैरिटी के लिए हमने गुड्स को वो कर दिया, हमने चैरिटी कर दी गुड्स की, तो चैरिटी टू परचेज। हमने फ्री सैंपल के तौर पर अगर गुड्स को बांट दिया तो फ्री सैंपल टू परचेज। और अगर हमने उस गुड्स को इस्तेमाल कर लिया और उससे एसेट बना लिया, यानी कि कुछ भी एसेट क्रिएट कर लिया, जैसे मान लो एक हमारा बिजनेस है टिम्बर का, और उसी टिम्बर को, टिम्बर यानी लकड़ी जो होती है हमारी, टिम्बर लकड़ी, उसी वैसे तो हमारे लिए वो गुड्स है क्योंकि हमारा उसका बिजनेस है, पर उसी अगर टिम्बर को हम यूज़ कर लेते हैं अपने फर्म का फर्नीचर बनाने के लिए, तो फर्नीचर एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है। जैसे मान लो हमारा सीमेंट का बिजनेस है, सीमेंट का हम जब सेल परचेज कर रहे हैं तो वैसे तो हमारे वो लोग गुड्स है, पर उसी सीमेंट को अगर हम यूज़ कर लेते हैं और अपनी फर्म में कुछ ऐड ऑन कर लेते हैं, कुछ मान लो कुछ ऐड कर लेते हैं, एक कमरा और डाल लेते हैं अपने बिजनेस में, तो हम उसको लिखेंगे एसेट टू परचेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर फ्री सैंपल को अगर हम सेल्स प्रमोशन भी कह सकते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि फ्री सैंपल बांटना एक तरीके से एडवर्टीजमेंट है, सेल्स प्रमोशन है, तो ये दोनों वर्ड भी इसको यूज कर सकते हैं फ्री सैंपल की तरह। ऐसे ही चैरिटी को हम डोनेशन भी कह सकते हैं, गुड्स डोनेटेड भी कह सकते हैं, तो ये इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 22 देखो, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट एंड फायर। हमारे गुड्स खो गए, या तो चोरी हो गए या फिर उनमें आग लग गई, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं। तो इसमें ए पॉइंट देखो, गुड्स लॉस्ट बाय फायर 10,000, तो हम लिखेंगे लॉस बाय फायर टू परचेज। यहाँ पर भी हमें गुड्स छोड़ के जा रही है, तो यहाँ पर टू परचेज आ गया, क्रेडिट कर दिया। और जो लॉस बाय फायर है हमारा एक लॉस हो रहा है, ठीक है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, ये एक्सपेंस भी है लॉस भी है, तो एक्सपेंस और लॉस हो रहा है तो डेबिट कर दो,
और उसका नाम क्या है, लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर टू परचेज। गुड्स जल गए 10,000 के, गुड्स हमें छोड़ कर चले गए क्योंकि वो आग में जल गए। अगर वो चोरी हो जाते तो थेफ्ट, गुड्स थेफ्ट टू परचेज, या लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज। अब ये तो वो केस था जब हमारे गुड्स या तो चोरी हो गए या फिर आग लगने से ख़त्म हो गए। पर कई बार क्या होता है, गुड्स का हमारा क्लेम होता है, इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस करवा कर रखते हैं हम, और कुछ क्लेम हमें मिल जाता है। फुल कभी नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस क्लेम कभी भी फुल नहीं मिलेगा। लेकिन कंपनी यहाँ लिखा आएगा, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 60% क्लेम, यानी कि जितना गुड्स आपका नुकसान हो गया उसका 60% अब इंश्योरेंस कंपनी दे रही है आपको। तो उस केस में हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट या फिर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को भी डेबिट कर सकते हैं, बैंक को भी डेबिट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमें चेक ही तो देगी जब वो हमें पेमेंट करेगी हमारे इंश्योर्ड गुड्स के बदले, तो वो हमें चेक ही बना के देगी। जैसे यहाँ पर 60% क्लेम हमें वो दे रही है। तो बैंक अकाउंट डेबिट ज़्यादा इजी है, ज़्यादा आसान है याद रखने के लिए। और एक चीज़ जो डेबिट होती है हमारा पीएनएल, पीएनएल अकाउंट हमारा डेबिट होगा, क्योंकि हमें कभी भी फुल क्लेम नहीं मिलता है। इंश्योरेंस कंपनी हमेशा कम ही देगी जितना नुकसान हुआ है। तो पीएनएल अकाउंट हमारा डेबिट होगा, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस और लॉस को दर्शाता है। यहाँ पर हमारा मॉडर्न रूल के अनुसार एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिट, और ट्रेडिशनल रूल के अनुसार डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसको भी डेबिट करना पड़ेगा पीएनएल अकाउंट को, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमारे को 60% क्लेम दे रही है। इस केस में 10,000 का माल हमारा जल गया था, तो यानी कि 6,000 रुपये तो उसने बैंक का चेक काटा और दे दिया, लो जी 4,000 का आपका लॉस है। तो पीएनएल अकाउंट बना के आप 4,000 लॉस में दर्शाओ टू लॉस बाय फायर, और कितना माल आपका जल गया था, 10,000 रुपये, ठीक है। जब गुड्स जलेंगे या चोरी होंगे, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज। ऐसे ही जब कुछ इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। अब पॉइंट नंबर 23 देखते हैं। पॉइंट नंबर 23 क्या बोलता है, इनकम टैक्स पेड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अच्छा, ये इनकम टैक्स पे कर रहे हैं हम या लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे हैं, ये बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन है? नहीं, ये आपकी पर्सनल ट्रांजैक्शन है। और अगर हम ये पे करते हैं बिजनेस के अकाउंट से, बैंक अकाउंट से, तो ये माना जाएगा कि ओनर ड्रॉइंग्स कर रहा है। तो ड्रॉइंग्स टू कैश या ड्रॉइंग्स टू बैंक। अगर गल्ले से कर रहा है तो टू कैश, और बैंक अकाउंट, बैंक चेक काट के दे रहा है तो बैंक से कर रहा है, वो बैंक कम हो जाएगा आपका। और गल्ले से कर रहा है तो गल्ला कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा। पर कर वो अल्टीमेटली इन दोनों पॉइंट के थ्रू ड्रॉइंग्स ही रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स पेड कर रहा है वो। इनकम टैक्स हमारा पर्सनल एक्सपेंस है, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, ठीक है। कोई सेल्स टैक्स नहीं है, वो इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स हमारा पर्सनल इनकम पे लगता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर रहा है वो, लाइफ इंश्योरेंस, ना कि वो गुड्स का इंश्योरेंस करवा रहा है या कोई अदर इंश्योरेंस करवा रहा है, ठीक है। तो ये माना जाएगा वो अपने पर्सनल कामों के लिए वो ये खर्चा कर रहा है। और पर्सनल कामों के लिए कर तो सीधी बात है, अल्टीमेटली वो ड्राइंग्स ही तो कर रहा है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक।
ठीक। अब पॉइंट नंबर 24 देखते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। जब हम खर्चा करते हैं मशीन को इंस्टॉल करवाने के लिए या बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, जब हम खर्चा करते हैं तब उस एक्सपेंडिचर का हम कैसे जर्नल एंट्री में दिखाते हैं। यानी कि जब वेजेस पेड हो रही है 5,000 ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, हमने वेजेस पेड करी 5,000 की मशीन को इंस्टॉल करने के लिए। ऑब्वियस बात है, यहाँ पर मशीन जो इंस्टॉल हो रही होगी वो नई मशीन हो रही होगी। जो पहले से मशीन है उन पे वेजेस पेड नहीं हो रही है, इंस्टॉलेशन तो उसका हो चुका है। सीधी बात है, ये दिखाता है कि कोई नई मशीन आई है आपके बिजनेस में और वो इंस्टॉल हो रही है, तो उससे हमारा मशीन टू कैश, यानी कि इससे हमारा एसेट ही लिखा जाएगा, उसके एसेट ही बढ़ रहा है, वो हमारा एसेट वैल्यू में ही जाएगा वो मशीन टू कैश, ना कि वेजेस टू कैश। ऐसे ही इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 2,000 पेड आफ्टर परचेज ऑफ फर्नीचर फ्रॉम बैंक, यानी कि हमने बैंक से पे करे, फर्नीचर खरीद के लाए और फर्नीचर को इंस्टॉल करवाने के लिए 2,000 रुपये दिए हमने, तो फर्नीचर टू बैंक। ये जो खर्चा है आपका एसेट की वैल्यू में ही ऐड होगा। ठीक है, इससे आपका एसेट का ही, मान लो फर्नीचर आपका 50,000 का है जो आप खरीद के लाए हो वो, लेकिन उसके लिए आपने 2,000 रुपये और खर्चा करा है उसको इंस्टॉल करवाने के लिए। उसको मान लो 4th माले तक पहुंचवाना है, तो आपने लेबर को 2,000 रुपये दिए हैं, तो 2,000 रुपये से और उसकी कीमत बढ़ जाएगी फर्नीचर की, क्योंकि आपने उसको इंस्टॉल करवाने के लिए भी जो पैसा दिया ना। तो अब वो फर्नीचर, हम एक एग्जाम्पल है, ये 50,000 का ना रह के 52,000 रुपये का हो गया है, क्योंकि उसको इंस्टॉल करवाने के लिए भी तो आपने 2,000 रुपये खर्च करे ना। ठीक है। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 30,000, आपने कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए बिल्डिंग का वेजेस पे करी बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग टू कैश। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। हरी ए डेटर फॉर ₹10,000 बिकेम इंसॉल्वेंट। हरी नाम का एक डेटर है हमारे पास था, मतलब 10,000 रुपये का डेटर था वो, अब वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, यानी कि अब वो पैसा हमारा डूब चुका है। तो इसको हम कैसे जर्नल एंट्री में दर्शाएंगे? बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू हरी। इसकी बताई थी ना एंट्री, बैड डेब्ट टू डेटर। यह डेटर कौन है? हरी। 10,000 10,000। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। रिसीव्ड 7,000 फ्रॉम कबीर हु वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट लास्ट ईयर। यानी कि कबीर से हमें 7,000 रुपये मिल गए, जिसको हमने मान लिया था कि वो बैड डेब्ट हो चुका है, पैसे डूब चुके हैं पिछले साल, पर अब उससे 7,000 रुपये हमें मिल गए। ठीक है। आंसर नंबर 58। तो हमें मिल गया कैश, उससे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड।
ये बैड डेब्ट रिकवर्ड एक तरीके से हमारा रेवेन्यू ही है, और रेवेन्यू बढ़ता है तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोलता है? मोनू ए डेटर फॉर ₹20,000 बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड 60 पैसे इन ए रुपी इज रिकवर्ड। यानी कि मोनू हमारा डेटर था 20,000 का और इंसॉल्वेंट हो चुका है वो, यानी कि अब वो पैसे देने लायक नहीं है। एंड 60 पैसे इन ए रुपी, ये अकाउंटिंग में ऐसे टर्म होता है, यानी कि 60 पैसे इन ए रुपी यानी कि 1 रुपये का 60 पैसा, यानी कि 60%, 20,000 का 60% उससे रिकवर्ड हो गया है अब। तो 20,000 का 60% हमारा हो गया 12,000। 12,000 उससे रिकवर्ड हो गया, लेकिन 8,000 अभी भी रिकवर्ड नहीं हुआ, तो वो 8,000 हमारा पीएनएल में जाएगा, और जो रिकवर्ड हो गया वो तो हमारा कैश अकाउंट में जाएगा ही जाएगा। सॉरी, इसमें पीएनएल में नहीं, इसमें बैड डेब्ट ही रहेगा वो भी हमारा बैड डेब्ट नाम, क्योंकि बैड डेब्ट वाला है, पीएनएल तो उसमें जाता है फायर वाले में। सॉरी, तो ये आपका जो मोनू नाम का डेटर है उससे 20,000 रुपये पैसे डूब गए थे, 60% वो दे पाया है, तो यानी कि कैश आपका 12,000 से इंक्रीज हो जाएगा, और बैड डेब्ट आपका फिर भी 8,000 रुपये का रहेगा, और मोनू नाम का डेटर तो है ही 20,000 का। आंसर नंबर 59। कैश अकाउंट डेबिट 12,000, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 8,000 टू मोनू 20,000 का। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोलता है? 10,000 वाज ड्यू फ्रॉम आराधना, यानी कि आराधना से हमें 10,000 रुपये मिलने थे, यानी कि आराधना हमारी डेटर है 10,000 की। सी बिकेम इंसॉल्वेंट, ओहो अब वो इंसॉल्वेंट हो गई है, यानी अब वो पैसे देने लायक नहीं रही। हीज एस्टेट कुड पे ओनली 50 पैसे इन ए रुपी, उसकी एस्टेट से, यानी कि उसकी जम हमारे उसकी तरफ से सिर्फ 50 पैसे इन ए रुपी रिकवर्ड हो सकते हैं, यानी कि वो अपनी अमाउंट का सिर्फ 50% ही पे करेगी और 50% नहीं करेगी। तो 10,000 का 50% 5,000, 5,000 वो पे कर रही है, तो कैश हमारा 5,000 से बढ़ जाएगा, और कैश बढ़ता है तो यानी कि डेबिट होता है, और बैड डेब्ट हमारा 5,000 रुपये का हो जाएगा, क्योंकि वो 5,000 रुपये रिकवर नहीं हो, वो लॉस है हमारा। और टू आराधना हमारा 10,000 का डेटर खत्म हो गया इसी के साथ ही। आंसर नंबर 60 कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू आराधना से हमें 50% रिकवर हुआ है, यानी कि 10,000 का। वैसे आराधना कितने की थी? हमारी 10,000 की डेटर थी, और 50% रिकवर हुआ यानी कि 5,000 रुपये। और कितना रिकवर नहीं हुआ? 5,000 रुपये, वो बैड डेब्ट में चला गया। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। कैश विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज 2,000 रुपये। तो यहाँ ड्राइंग्स की गई है। That is drawing account debit to cash।
2000, 2000. गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, क्वेश्चन नंबर 62 है ये। प्रोप्राइटर ने गुड्स को विड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, 5,000 रुपये के गुड्स वो ले गया। तो अगेन वो ड्राइंग कर रहा है, पर अब वो कैश ना ले जाके गुड्स को ले जा रहा है। और जब भी गुड्स हमारे जाएंगे किसी भी वजह से, तो टू परचेज अकाउंट क्रेडिट, ड्राइंग्स टू परचेज 5,000, 5,000। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, गुड्स कॉस्टिंग ₹500 गिवन एज अ चैरिटी। हमने 500 रुपये के गुड्स चैरिटी के रूप में दे दिए, तो ये वैसे तो इसकी एंट्री जो होगी चैरिटी टू परचेज, ठीक है, पर उसका जो सेल्स प्राइस था गुड्स का वो 600 रुपये का था। तो ये कोई चीज़ मैटर करती है? वो कितने का बिकता वो बात की बात है। वो अभी तो हमारे लिए 500 रुपये के गुड्स थे ना, जो हमारी परचेज थी 500 रुपये की, आगे जाके हम 600 में बेचते वो बात की बात है, पर हमने तो उसे डोनेट कर दिया ना, चैरिटी कर दी ना। तो ये आपका हो जाएगा चैरिटी अकाउंट डेबिट, $500 टू परचेज अकाउंट 500, यानी कि 500 के गुड्स हमें छोड़ के चले गए। क्वेश्चन नंबर 64, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल 800 के, 800 के हमने गुड्स बांट दिए सैंपल के तौर पे। फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, $800, 800। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। टिम्बर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर, 5,000 रुपये का टिम्बर हमने यूज़ कर लिया। एज्यूम डैट द फर्म इज अ टिम्बर मर्चेंट, और हमें ये मानना है कि जो फर्म है वो टिम्बर की ही व्यापारी थी, यानी कि टिम्बर उसके लिए गुड्स हो गए, और उसने टिम्बर उठा के ऑफिस का फर्नीचर ही बना लिया 5,000 रुपये का। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, $5,000, 5,000। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 2,500 रुपये, 2,500 रुपये के गुड्स हमारे जल गए। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 2,500 टू परचेज अकाउंट 2,500। क्वेश्चन नंबर 67, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, ट्रांजिट में ही 2,000 रुपये के गुड्स हमारे लॉस्ट हो गए। ठीक है, ट्रांजिट यानी कि रास्ते में 2,000 के गुड्स हमारे या तो खो गए या खराब हो गए या चोरी हो गए, जो भी है।
लॉस इन ट्रांजिट टू परचेज अकाउंट। कितने के थे? 2000 रुपये के। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 डैमेज्ड बाय फायर। 1000 के गुड्स है जो कि आग में जल गए। एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ₹800, और इंश्योरेंस कंपनी हमें सिर्फ 800 रुपये दे रही है वापस कैश में। ठीक है, तो कैश में क्या, बैंक चेक ही काट के देगी इंश्योरेंस कंपनी। तो हमारा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट की जगह इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। 800 रुपये आ गए, 200 रुपये का नुकसान हो गया और 1000 के गुड्स हमारे जल गए। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीनरीज 1000, यानी कि जो पहले से मशीन है उस पे हमने रिपेयरिंग चार्जेस दिए 1000 के। तो ये आपका होगा रिपेयर टू कैश। एक हजार, और जो ये रिपेयर है ना, ये आपका नॉर्मल एक्सपेंस है। ये नॉर्मल एक्सपेंस के कैटेगरी में आएगा रिपेयर। ये जो आपने एक्सपेंस करा है ना, किसी भी मशीन को इंस्टॉलेशन करवाने के लिए नहीं करा है, ये पहले से जो मशीन थी उस पे आपने खर्चा करा रिपेयरिंग का, तो रिपेयर टू कैश। क्वेश्चन नंबर 70, परचेज ए न्यू मशीनरी फॉर 42,500। 42,500 की हम नई मशीनरी खरीद के लाए। आंसर नंबर 70, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 42,500, 42,500। 42,500 की तो मशीन खरीद के लाए है, अब उस पर खर्चा करेंगे हम। अब मशीन की वैल्यू 42,500 नहीं है एक तरीके से, क्योंकि अब उसका जो खर्चा भी तो होगा उस पर इंस्टॉलेशन वगैरह का, तो उससे हमारी मशीन की वैल्यू में ही ऐड बैक होंगे ये खर्चे भी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 71, पेड फ्राइट एंड कैरेज ऑन मशीनरी 2,500 रुपये। हमने फ्रेट एंड कैरेज पे करे हैं, यानी कि ढुलाई, मशीन ढुलाई का खर्चा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है ये, फ्रेट एंड कैरेज 2,500 रुपये। तो 2,500 रुपये कहाँ जाएंगे, ये भी मशीन की वैल्यू में ही ऐड होंगे। मशीनरी टू कैश, क्योंकि यहाँ पर इसी मशीन की बात हो रही जो ऊपर हम खरीद के लाए 42,500 रुपये की, इसी को खरीद के लाए और इसी के लिए हमने फ्रेट एंड कैरेज पे करे हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीनरी 5,000 रुपये। अब उस मशीन को इंस्टॉल भी करवा रहे हैं और हम उसमें खर्चा है हमारा 5,000 रुपये का, तो ये भी आपकी मशीन की वैल्यू में ही ऐड बैक हो जाएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश।
अकाउंट 5,000। ठीक है, अभी तक ये सारी वही मशीन की बात हो रही जो हम ये खरीद के लाए 42,500 रुपये में। अब क्वेश्चन नंबर 73 और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोलता है? परचेज्ड ए सेकेंड हैंड मशीनरी 18,000 की। हम सेकेंड हैंड मशीनरी 18,000 की और खरीद के ले आए। अब ये किसी दूसरी मशीन की बात हो रही है, उस मशीन की बात नहीं हो रही है। तो मशीनरी हमारा एसेट बढ़ गया और मशीन आपका एसेट है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, उसके बदले में कैश चला गया और 18,000 की हम सेकेंड हैंड मशीन ले आए। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन अबव मशीनरी 2500 रुपये। सबसे पहले जो रिपेयरिंग चार्जेस दिए जा रहे हैं वो इस सेकेंड हैंड मशीन पे ही दिए जा रहे हैं, 2500 रुपये। नई मशीन के साथ तो रिपेयरिंग का कोई पॉइंट नहीं आया था। जब हम नई मशीन खरीद के लाए थे 42,500 की, तो इसका हमने बस फ्रेट एंड कैरेज दिया था, इंस्टॉलेशन दिया था, क्योंकि नई मशीन के साथ रिपेयरिंग का क्या मतलब। यह हम ला रहे सेकेंड हैंड मशीनरी 18,000 की, तो उसको हम रिपेयर भी करवा रहे 2500 रुपये में। तो अगेन उसकी वैल्यू में ही, मशीन की वैल्यू में ही ये अमाउंट एड बैक होगा, क्योंकि ये माना जाता है कि आप जो मशीन को लेके आ रहे हो और जब तक वो अच्छे से इंस्टॉल नहीं हो जाती, वर्किंग में नहीं आ जाती, तब तक उस पर हुआ खर्चा वो उसकी वैल्यू को ही बढ़ाएगा। तो अब ये मशीन 18,000 की ना रह के ये हो जाएगी 20,500 रुपये की, क्योंकि 2,500 रुपये इसका रिपेयरिंग कॉस्ट भी इसमें ऐड हो जाएगा। हम ये मानेंगे कि हम 20,500 रुपये की मशीन लेके आए फर्म में। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 2500। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 तक हमने देख लिया है। अब आगे एक ये वाला पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 25। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस नहीं बना रखे, क्योंकि आपका इतना टीएस ग्रेवाल में भी इसके क्वेश्चन इतने है नहीं, एक दो क्वेश्चन है वो। ठीक है, ये आप वैसे ही समझ लो कि जब हमको चेक रिसीव होता है, हमको चेक रिसीव्ड हुआ और अगर हमने उसको उसी दिन बैंक में जमा करा दिया, तो हमें कुछ नहीं करना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। यानी कि हम ये मानेंगे हमारा बैंक बढ़ गया है, बैंक में वो पैसा आ चुका है और डेटर हमारा ख़त्म कर देते हैं हम, डेटर को क्रेडिट करके। बीइंग चेक डिपॉजिटेड, ये नरेशन लिख देंगे हम। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो यही होता है बैंक टू डेटर। इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट देन सेम डे। हम ये मान के चलते हैं, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा तो हम यही मान के चलते हैं कि उसी दिन, जिस दिन हमें चेक मिला, उसी दिन हमने वो बैंक में भी डाल दिया और हमारा बैंक टू डेटर हो गया। ठीक है, पर अगर चेक डिसऑनर्ड हो जाता है, इफ चेक इज डिसऑनर्ड, देन क्या करेंगे हम? तो डेटर टू बैंक, दोबारा जो बैंक हमने बढ़ा दिया था उसको हम नीचे ले आएंगे और जो डेटर हम ख़त्म करके बैठे थे उसको हम दोबारा क्रिएट कर देंगे, क्योंकि वो तो चेक डिसऑनर्ड हो गया ना, उससे पैसा तो मिला ही नहीं। पैसा मिलता तो डेटर खत्म होता ना, बैंक बढ़ता। पैसा नहीं मिला, अगर इन केस डिसऑनर्ड हो जाता है तो डेटर टू बैंक अगेन। ठीक है, एक केस और बनता है डिपॉजिटेड इन बैंक लेटर। चेक मिला हमें और हम उसको बैंक में बाद में जमा करवाएंगे, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद या अगले दिन, जो भी। तब हम जर्नल एंट्री क्या मारेंगे? तब हम मारेंगे चेक इन हैंड टू डेटर बीइंग चेक रिसीव्ड, और एक और करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड।
ठीक है, यानी कि चेक इन हैंड हमारा यहाँ एसेट की तरह काम कर रहा है और एसेट बढ़ता है तो डेबिट टू डेटर, डेटर नाम का हमारा एसेट कम हो गया, खत्म हो गया तो क्रेडिट। और यहाँ पर जब हम इसको डिपॉजिटेड करवा देंगे तो यहाँ पर हमारा बैंक नाम का एसेट बढ़ रहा है और चेक इन हैंड नाम का एसेट हमारा खत्म हो गया। तो चेक इन हैंड टू डेटर एंड बैंक टू चेक इन हैंड। पर इन केस ये वाला भी हमारा डिसओनर्ड हो जाता है तो डेटर टू बैंक, इसमें सेम एंट्री वही रहेगी आपकी। अब आपका डेटर दोबारा क्रिएट हो गया, दोबारा आपका वो खड़ा हो गया कि भाई पैसे इससे आनी है इतनी, और बैंक आपका हमने कम कर दिया क्योंकि बैंक में वो पैसे आए नहीं क्योंकि डिसऑनर्ड हो रखा है ये तो इसके पीछे ये एंट्री रहती है। बैंक टू डेटर, डेटर टू बैंक। अगर सेम डे हमने डिपॉजिट कर दिया, बैंक टू डेटर, पैसा मिल गया, बात खत्म। अगर वही चेक हमका जो है डिसऑनर्ड हो जाता है, बाउंस हो जाता है, तो डेटर टू बैंक कर देंगे हम। और अगर हम सेम डे पे डिपॉजिट नहीं करवाते, पहले ले लेते हैं, तो चेक इन हैंड नाम का एसेट हमारा हाथ में आ गया टू डेटर, डेटर को हमने खत्म कर दिया, एसेट खत्म कर दिया। बैंक टू चेक इन हैंड। अब हमारा टॉपिक आता है एडजस्टमेंट एंट्रीज के ऊपर, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।